हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अपने कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य विषय के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी कि कौन सा पाठ्यक्रम अपने को नहीं पढ़ना है और कौन सा पाठ्यक्रम जो संशोधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अनुसार बचा हुआ है उसका हमें अध्ययन करना है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अपन सबसे पहले भाषा लिपि व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी व्याकरण के जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहला जो चैप्टर अपना है वो भाषा लिपि एवं व्याकरण का चैप्टर है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर में से अपने 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। वार्षिक परीक्षा में 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न आता है भाषा लिपि एवं व्याकरण से संबंधित। तो अपन इन तीनों चैप्टर्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि भाषा क्या है, लिपि क्या है एवं व्याकरण क्या है और इनमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा क्या है और भाषा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न अपने बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं भाषा के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, भाषा का अपने मनुष्य जीवन में विशेष महत्व है। भाषा के बिना एक तरह से मानव जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अपने पास भाषा ही नहीं है तो हम अपने जो विचार हैं, अपने मन के भाव हैं, उनको हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। भाष धातु का अर्थ होता है व्यक्त वाणी, यानी जो अपनी वाणी व्यक्त होती है उसको भाष कहा जाता है संस्कृत में, और उसी से अपना भाषा शब्द बना है। यानी हम अपने मन के विचारों को या भावों को जब व्यक्त करते हैं तो वो भाषा कहलाती है। अर्थात अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाना ही क्या है, भाषा है। भाषा के 2 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक एवं दूसरा है लिखित। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि मौखिक रूप कौन सा होता है और लिखित रूप कौन सा होता है। मौखिक यानी हम अपने मुख से बोलकर जो भाषा प्रकट करते हैं तो वो अपनी मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे हम आपस में बातचीत के दौरान जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो मौखिक भाषा है। कोई नेताजी भाषण दे रहा है वो भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। या और कोई जैसे हम किसी से भी जो बातचीत करते हैं वो मौखिक भाषा की श्रेणी में आता है। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा यानी हम अपने मन के विचारों को जब लिख कर व्यक्त करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। यानी जैसे निबंध लिखना या कोई दस्तावेज लिखना, जो भी हम लिखते हैं, लिख कर अभिव्यक्त करते हैं, वो लिखित भाषा की श्रेणी में आता है। यानी कहने का मतलब भाषा अपने मन के विचारों को व्यक्त करना ही क्या है, भाषा है। जिस माध्यम से हम अपने मन के विचारों को या अपने मन के भावों को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं वही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। और भाषा के 2 प्रकार हैं, 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक यानी मुख से बोलकर हम जब कुछ प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है, और जब हम लिख कर व्यक्त करते हैं अपने विचारों को तो वो लिखित भाषा कहलाती है। और ये भी आप जान चुके हैं कि भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है, और भाष का अर्थ होता है व्यक्त वाणी। तो इस प्रकार बच्चों याद रखना कि भाषा की परिभाषा क्या हुई, परीक्षा में पूछा जा सकता है 2 अंक का क्वेश्चन कि भाषा किसे कहते हैं या भाषा से क्या आशय है, भाषा से क्या तात्पर्य है। तो उसका उत्तर आपको अपनी भाषा में लिखना है। अपनी भाषा में कैसे लिखोगे कि हम अपने मन के विचारों को जिस माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं वो ही भाषा कहलाती है। और भाषा के प्रकार पूछे जाएं तो या भाषा के रूप पूछे जाएं तो आपको 2 रूप बताने हैं, 2 प्रकार बताने हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक यानी मुख से
हम जो अपने विचार व्यक्त करते हैं वो मौखिक रूप कहलाता है, और जो हम लिख कर व्यक्त करते हैं वो लिखित रूप कहलाता है। तो इस प्रकार भाषा अपने अभी जो प्रचलन में है वो कौन कौन से मुख्य रूप से, जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, पंजाबी भाषा है, फ्रेंच भाषा है, इटालियन भाषा है। इस प्रकार अनेक भाषाएं अपने विश्व में, पूरे संसार में प्रचलन में है, बहुत सारी भाषाएं हैं। लेकिन अपने मुख्य रूप से भाषा कौन सी है? अपनी भाषा है हिंदी। कौन सी भाषा है? हिंदी। और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। देखो, एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि भाषा और बोली में अंतर होता है। बोली क्या होती है? बोली एक स्थान विशेष की होती है और भाषा एक विस्तृत क्षेत्र की होती है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको भाषा और बोली में क्या अंतर स्पष्ट करना है? जैसे सबसे पहला अंतर तो यह है कि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, प्रयुक्त होती है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। दूसरा अंतर आप ये लिखोगे कि भाषा का अपना साहित्य होता है। भाषा का अपना साहित्य होता है, जबकि बोली का अपना साहित्य नहीं होता है। तीसरी बात कि भाषा का अपना शब्दकोश एवं व्याकरण होता है। भाषा का अपना शब्दकोश एवं व्याकरण होता है, जबकि बोली का शब्दकोश एवं व्याकरण नहीं होता है। तो ये बच्चों मुख्य रूप से अंतर है भाषा और बोली में। कौन से अंतर है? एक तो क्षेत्र का अंतर कि भाषा का क्षेत्र है वो व्यापक होता है, जबकि बोली का अंतर, जो बोली का क्षेत्र है वो सीमित होता है। फिर दूसरा अंतर, भाषा में साहित्य लिखा जाता है, जबकि बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता। तीसरा अंतर है भाषा का अपना शब्दकोश एवं व्याकरण होता है, जबकि बोली का अपना शब्दकोश एवं व्याकरण नहीं होता है। तो अब कई बार प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है बच्चों कि कोई बोली भाषा कब बनती है? कोई बोली भाषा कब बनती है? यानी कोई बोली है जैसे मेवाड़ी, मारवाड़ी, इस प्रकार की, तो वो भाषा कब बनेगी? प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, कोई भी बोली है वो भाषा तब बनेगी जब बोली का क्षेत्र है वो विस्तृत होने लग जाए। बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लग जाए और उसमें साहित्य की रचना होने लग जाए, उसका व्याकरण निश्चित होने लग जाए और उसका खुद का शब्द भंडार बन जाए, शब्दकोश बन जाए, तो वो बोली बाद में क्या बन जाती है? भाषा। ध्यान रखना विद्यार्थियों, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से कि कोई भी बोली भाषा कब बनती है? तो कोई भी बोली भाषा तब बनती है जब उसका क्षेत्र व्यापक होने लगता है, बड़े स्तर पर वो बोली जाने लगती है, ज्यादातर लोगों द्वारा वो काम में ली जाने लगती है और उसमें साहित्य भी लिखा जाने लगता है, उसका अपना व्याकरण निश्चित होने लगता है एवं उसमें साहित्य भी लिखा जाने लगता है। तब कोई भी बोली है वो भाषा बनने लग जाती है और वो भाषा बन जाती है। मैं आपको बता दूं कि अपनी जो हिंदी भाषा है, अपनी हिंदी भाषा ये अपने भारत देश में 3 रूपों में प्रचलन में है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रभाषा क्या होती है कि इस राष्ट्र के ज्यादातर लोगों द्वारा जो प्रयोग में ली जाने वाली भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे राष्ट्र के ज्यादातर लोगों द्वारा, मैं आपको बता दूं, हिंदी भाषा प्रयोग में ली जाती है, इसलिए हिंदी है वो एक राष्ट्रभाषा है। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का मतलब होता है कि शासन चलाने के नियम एवं कानून जिस भाषा में पारित होते हैं, निर्णय जिस भाषा में पारित होते हैं, वो राजभाषा कहलाती है। तो इस दृष्टि से भी अपनी हिंदी भाषा है वो राजभाषा की श्रेणी के अंतर्गत आती है। हालांकि अंग्रेजी भी अपनी सहराष्ट्र भाषा है, क्योंकि संविधान में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि हिंदी हमारी मुख्य राजभाषा है
और अंग्रेजी अपनी सह राजभाषा है, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों अपनी राजभाषा के रूप में विद्यमान है। और तीसरा है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा से आज से ये है बच्चों कि जिस भाषा में ज्यादातर लोग आपस में संपर्क करते हैं वो उस राष्ट्र की संपर्क भाषा कहलाती है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर भी आसीन है, राजभाषा के पद पर भी आसीन है और संपर्क भाषा के पद पर भी आसीन है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि संवैधानिक दृष्टि से हिंदी की स्थिति किस रूप में है, तो प्रिय विद्यार्थियों याद रखना, हिंदी की स्थिति संवैधानिक दृष्टि से केवल और केवल राजभाषा के रूप में है, यानी राष्ट्रभाषा का संविधान के द्वारा दर्जा नहीं दिया गया है हिंदी को, और न संपर्क भाषा को संविधान के द्वारा दर्जा दिया गया है कि अपने देश की राष्ट्रभाषा में संपर्क भाषा हिंदी है, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए अब हिंदी अपनी संविधान की दृष्टि से, नियमों की दृष्टि से राजभाषा है। अब बात आती है बोलियों की। भाषा अपनी मुख्य हिंदी है और संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हिंदी समेत 22 भाषाओं को भाषा का दर्जा दिया गया है। अब बच्चों अपन चर्चा करते हैं हिंदी की प्रमुख बोलियों की, कि हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी की प्रमुख बोलियों का वर्णन कीजिए। तो हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं वो 5 श्रेणियों में विभाजित हैं। तो सबसे पहले जो श्रेणी है वो पूर्वी हिंदी के नाम से है, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी बोलियां शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी ये शामिल हैं। बांगरू को अपन हरियाणवी भी बोल सकते हैं। तीसरी श्रेणी है बिहारी हिंदी, जिसके अंतर्गत मगही, मैथिली एवं भोजपुरी बोलियों को शामिल किया गया है। चौथी श्रेणी है अपनी राजस्थानी हिंदी की, जिसमें मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी, वागड़ी, मेवाती एवं हाड़ौती बोलियों को शामिल किया गया है। और अंतिम 5वीं श्रेणी पहाड़ी हिंदी है, जिसमें गढ़वाली, कुमायूनी एवं मंडियाली बोलियों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार बच्चों हिंदी की ये प्रमुख बोलियां हैं। इसके बाद अंत में एक प्रश्न और बन सकता है कि भाषा की प्रमुख इकाइयां कौन कौन सी होती हैं। क्या प्रश्न बन सकता है कि हिंदी की भाषा की प्रमुख इकाइयां कौन कौन सी हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, भाषा की प्रमुख इकाइयां 5 हैं। सबसे पहली इकाई है ध्वनि, दूसरी इकाई है वर्ण, तीसरी इकाई है शब्द, चौथी इकाई है पद और 5वीं इकाई है वाक्य। इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है एवं वाक्य क्या है। तो बच्चों ध्वनि से आशय यह है कि हमारी भाषा के मौखिक रूप की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि कहलाती है। यानी हम भाषा को जब बोलते हैं मौखिक रूप से तो उसकी सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि कहलाती है। दूसरी है वर्ण। वर्ण से आशय है कि हमारी भाषा के लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई, जैसे क, च, ये वर्ण कहलाते हैं। इनका मौखिक रूप तो ध्वनि कहलाएगा और लिखित रूप वर्ण कहलाएगा। तीसरी इकाई है शब्द। तो शब्द से आशय है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे वर्ण है र, आ, मैं और ए, ये 4 वर्ण हैं और ये चारों वर्ण मिला दिए जाएंगे तो राम शब्द बन जाएगा। यानी कहने का मतलब वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर चौथी इकाई है पद। जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो शब्द पद कहलाता है। जैसे राम खाना खाता है, तो इस शब्द में, इस वाक्य में जो राम है वो एक पद कहलाएगा। यानी किसी भी शब्द का जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो शब्द पद की श्रेणी में आ जाता है। इसके बाद है वाक्य। वाक्य से आशय यह है कि
शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम वाक्य कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब शब्दों का ऐसा समूह है जो कोई एक विचार हो या जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे हम वाक्य कह सकते हैं। इस प्रकार बच्चों भाषा की 5 प्रमुख इकाइयां हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद एवं वाक्य। ये भाषा से संबंधित अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। 2 चैप्टर और बच्चे, लिपि एवं व्याकरण, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आज आपको भाषा से संबंधित जितना भी बताना चाहिए था परीक्षा के हिसाब से वो मैं बता चुका हूं। अब आप इनको लिख भी सकते हो और याद भी कर सकते हो, ताकि आगामी जो परीक्षा है उसमें आपको इससे मदद मिल जाए। और विशेष रूप से ये भी सूचना ध्यान में रखनी है आपको कि ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे आपको ये लाभ मिलेगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिर एक बात ये भी है कि अगर आपको आज के चैप्टर में कोई बात नहीं समझ में आई है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो बच्चों आज का ये वीडियो अपना यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।